ध्यान से सुनेंगे। व्यवस्था निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका। बुद्धिजीवी कौन है? प्रोफेसर इंजीनियर निम साहब ने बुद्धिजीवी की परिभाषा आपके सामने रखी थी कि बुद्धिजीवी वह है जो ईमानदार है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष। और अभी तक हम क्या मानकर चल रहे थे? जो पढ़ा लिखा है वो बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है। पढ़ा लिखा अगर ईमानदार है, पढ़ा लिखा अगर स्वतंत्र है, पढ़ा लिखा अगर निष्पक्ष है तो बुद्धिजीवी है। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो फिर वो आजीवी है। वो अपने ज्ञान का उपयोग अपनी आजीविका के लिए करता है। अभी यह परिभाषा पूरी नहीं है, हालांकि उन्होंने पूरी परिभाषा दी है, मैं तो एक अंश बता रहा हूं। बुद्धिजीवी वह है जो समाज को नेतृत्व दे सकता है। संकट की घड़ी में समाज को जो नेतृत्व दे वो बुद्धिजीवी है। खतरा देख करके चुपचाप घर में बैठ जाए, खतरा देख करके अपने बच्चों को भी घर में दुबका ले, टीवी का चैनल बदल दे, फोन को स्विच ऑफ कर दे, पढ़ा लिखा तो होगा, उसे बुद्धिजीवी नहीं कहा जा सकता। कहना क्या है, निर्णय आपका हो सकता है, मेरा नहीं। अब बात व्यवस्था निर्माण की है। यह विषय भी बाबा साहब ने दिया था। जाति का जो संपूर्ण विनाश नामक भाषण है बाबा साहब का, उसमें बाबा साहब कहते हैं जब तक अपनी व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ना हम प्रतिकार कर सकेंगे, ना किसी का विरोध कर सकेंगे, ना चरित्र का निर्माण कर सकेंगे, ना हम राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा कर सकेंगे। जाति की बुनियाद पर जो भी निर्माण करेंगे कभी पूरा नहीं होगा, चटक जाएगा, टूट जाएगा। ये बाबा साहब का जो भाषण है लाहौर में देना था, जो नहीं दिया जा सका, उसका एक अंश है। लेकिन हम बुद्धिजीवियों ने काम की बातों को नहीं सुना, नहीं पढ़ा और नहीं समझा। तो बाबा साहब किस व्यवस्था की बात कर रहे थे? यही विषय है आज जो समझने की बात है। छोटे से उदाहरण से समझा रहा हूं। व्यवस्था की बुनियाद में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो वो आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और दूसरा लाभ कमाती है। जैसे आपके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन है, छोटा सा बच्चा है, जन्मदिन मना रहे हैं। उसके जन्मदिन को मनाने के लिए आपको केक चाहिए। कहां से लेके आओगे? बाजार में जाओगे। आपने पैसा दिया, केक लिया। बच्चे के लिए कैप चाहिए, पैसा दिया, कैप ली। आपको बच्चों को चॉकलेट देनी है, पैसा दिया, चॉकलेट लिया। घर की सजावट करनी है, पैसा दिया, सजावट का सामान लिया और हैप्पी बर्थडे मनाया। जो भी आपने सामान खरीदा वो खा पी करके पूरा हो गया। क्या आपके घर में मुनाफा आया? मुनाफा किसके घर में आया? जिससे आपने केक खरीदा,
जिससे आपने गुब्बारे खरीदे, जिससे आपने चॉकलेट खरीदी, जिससे आपने सजावट का सामान खरीदा, उस बाजार में वो मुनाफा चला गया। जिसको मुनाफा मिला व्यवस्था उसकी है, और जिसने सिर्फ लेकर के खा लिया पी लिया वो उपभोक्ता है। हम लोगों ने ज्ञान से सामान खरीदा है, लाभ नहीं कमाया, और आज तक लाभ कमाने की बात भी नहीं सोची। हमारे पास धन आया, हमने शादियां की, और शादी में प्रतिस्पर्धा, बड़ा टेंट, बड़ी बारात, बड़ी दावत, अच्छी डेकोरेशन, और थाली में सजा करके नोटों की गड्डियां, फिर माइक पर बखान, मैंने 50 लाख खर्च कर दिया, मैंने 80 लाख खर्च कर दिया। अब आपने 50 लाख रुपया खर्च किया तो उसका मुनाफा किसको मिला? जिसने टेंट लगाया मुनाफा टेंट वाले का, जिसने बैंड बजाया मुनाफा बैंड वाले का, जिस घोड़ी लेकर आया मुनाफा घोड़ी वाले का, जिस बाजार से सामान लेकर आया मुनाफा बाजार का। आपको क्या मिला? आप तो नाच लिए, थोड़ा सा गा लिए, थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा सा कूद लिए, थोड़ा हंस लिए, थोड़ा सा मान सम्मान पा लिया। और मान सम्मान भी कितना? एक बाराती को शादी में कितना मान सम्मान मिलता है? 10 रुपया। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, जिस समाज में मान सम्मान की कीमत 10 रुपया हो और उस 10 रुपये के लोभ में हम बारात लेके जा रहे हो और बुद्धिजीवी कहलाते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो आयोजकों से कहूंगा बुद्धिजीवियों के भी कोई पैमाने तय करो, क्योंकि बाबा साहब की बात तो समझ में नहीं आई। एक इतनी सी बात बाबा साहब की, अगर आगे बढ़ना है, स्वाभिमान से जीना है, तो अपनी व्यवस्था का निर्माण करो। और हमारी व्यवस्था क्या थी? जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और मुनाफा भी हमें दे। आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे और मुनाफा भी हमें दे। बस इतना समझ में आ जाए, अगर मेरे घर में खाना बनना है तो मुझे खाना मिले, तो मेरे पड़ोसी को मुनाफा मिले। मुझे कपड़े पहनने हैं तो मुझे कपड़े मिले, मेरे पड़ोसी को मुनाफा मिले। आप सुबह सुबह रोज स्नान करते हैं, आपको साबुन भी चाहिए, तो मुनाफा पड़ोसी को मिलना चाहिए। क्या इससे बेहतर कोई उदाहरण हो सकता है? लेकिन आपने ये सॉफ्टवेयर किसी और के डाल रखे हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आपका शरीर आपका है, ये हार्डवेयर आपका है। आपके मन में जो विचार हैं, जो सॉफ्टवेयर है, ये किसी और का है। टाटा नमक बेचता है, कहता देश का नमक, टाटा नमक। मुनाफा कौन कमाता है? टाटा। खाते कौन है? आप। क्या ये नमक आपका नहीं हो सकता? आप ही कहो भी अपना नमक, अपना स्वाद। नमक तो समुद्र में से ही बनता है। जहां से टाटा बनाता वहां से आप भी बना सकते हो, उसका आपका नाम होगा तो मुनाफा आपको मिलेगा। अगर आप अपना ही नमक खरीद के खाने लगो तो कह सकते हो कि नमक खाने की व्यवस्था, नमक बनाने की व्यवस्था हमारी अपनी है। लेकिन हम लोगों ने दूसरों का अनुसरण तो किया, लेकिन व्यवस्था निर्माण में नहीं किया। गलतियां बहुत की। आज से अगर हम 50 साल पहले चले जाएं और 60-70 वर्ष पहले चले जाएं, क्योंकि मैंने अपने जीवन के जिस दौर को देखा है उससे आज तक की मैं बात कर रहा हूं। हमारे कच्चे मकान थे, अब वो मकान पक्के ही नहीं बल्कि सुंदर भी हो गए। हम गांव की छोटी छोटी गलियों में रहते थे, शहर की भी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में रहते थे, आज हम सेक्टरों में आ गए।
बच्चों को भी अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन अगली पीढ़ी को क्या देके जाओगे? अब पिछले 10 वर्षों से नौकरियां नहीं है और आगे 10 वर्षों में कोई संभावना नहीं है। सारे बुद्धिजीवी आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं। बचा भी लोगे तो कितना पालोगे? आप कहते हैं संविधान को खतरा है, अगर संविधान बच भी गया तो अधिकार कहां से लेके आओगे? जब रेलगाड़ी भारत सरकार चलाती थी तो नौकरियां पा सकते थे, जब रेलगाड़ी कोई और चलाएगा तो नौकरी अपने रिश्तेदारों को देगा। आपके तो नाम में भी बदबू आती है। क्या संविधान बचाने से जीवन बच सकेगा? और ये खतरा इसलिए मंडराया है कि बुद्धिजीवी लोग मकान बनाने, शादी में खर्च करने और अपनी प्रशस्ति गाने में लग गए। हमें काम जीवन निर्माण का करना था। 4 व्यवस्थाएं हैं, एक सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था। देखने को चारों व्यवस्थाएं अलग अलग दिखती हैं, क्योंकि हमें पढ़ाया ही गलत गया। कोई राजनीति करता है तो हमें वो शत्रु नजर आता है। पढ़े लिखे लोगों को तो लगता है कि राजनीति करने वाले तो अच्छे लोग नहीं होते, और राजनीति जहां बुद्धिजीवी होते हैं कहेंगे जी राजनीति की बात मत करो, ये राजनीति की बात मत करो। ये कह करके ही संविधान को खतरा पैदा हो गया, क्योंकि जो राजनीति की बात करते थे वहां बुद्धिजीवी नहीं थे, और जहां बुद्धिजीवी थे वहां राजनीति की बात नहीं थी। संविधान को खतरा पैदा हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हम सामाजिक व्यवस्था की बात से शुरू करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जाति की बुनियाद पर जब भी कोई काम करोगे कभी पूरा नहीं होगा, चटक जाएगा, टूट जाएगा। इस सामाजिक व्यवस्था की बुनियाद में जातियां नहीं होनी थी। हमें जातियों के नाम से तोड़ा गया, हमें जातियों के नाम पर प्रताड़ित किया गया, जातियों के नाम पर हमारा शोषण हुआ, जाति के कारण हमारा अपमान हुआ, और जाति ने हमारे मनोबल को तोड़ा। ये जाति इतना बड़ा रोग होने के बावजूद भी आज भी हम सीने से लगाए हुए हैं, और नाम के पीछे जाति लगाने के बाद तो जैसे नोबेल प्राइज पा लिया। किसकी बात मान करके जाति पर अहंकार कर रहे हो? अगर आज भी हम जाति के कारण अपने दूसरे भाइयों से नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, हम गुनाहगार हैं। अगर संविधान बचाना है तो जाति को तोड़ना शुरू करो। संविधान बचाना है तो जाति को तोड़ना शुरू करो। और जाति कब टूटेगी? कोई भी सामाजिक व्यवस्था जब बनती है तो उसके आधार में धार्मिक व्यवस्था होती है। ये जाति सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये जाति धर्म की व्यवस्था है। जिस धर्म को आप मानते हो उसके आधार में जाति है, उससे जाति निकली है, और जब तक उसके साथ बने रहोगे जाति स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अगर बाबा साहब को मानते हो, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया था मंच पर बैठे बैठे। जो भी गायकर आए बाबा साहब की बात कर रहे, जय भीम कर रहे। बाबा साहब का नाम लेकर के जय भीम में तो बहुत हाथ उठ रहा था। जाति को खत्म करने के लिए तो इतना भी नहीं करना पड़ता। जाति को खत्म करने के लिए बस एक घोषणा करनी थी कि मैं बौद्ध हूं, मेरे बौद्ध होने का अर्थ है कि जाति खत्म, मैं जाति को नहीं मानता। अगर जाति को नहीं मानते तो कौन किसी से छोटा बड़े की बात करेगा, कौन किसी से छुआछूत करेगा, कौन किसी से नफरत करेगा? जो हमारे जीवन का रोग था, जिस रोग के कारण हमारा अपमान होता है, जिस रोग के कारण हमारा स्वाभिमान गिरता है, जिस रोग के कारण हमारे अधिकारों को काटा जाता है, जिस रोग के कारण हमें दोयम दर्जे का व्यक्ति माना जाता है, उस रोग से प्रेम करने का
बुद्धिजीवी नहीं हो सकता। ये बुद्धिजीवियों का फर्ज था कि बाबा साहब की बात को समझते हुए, बाबा साहब के आदेश को मानते हुए हमें पंचायत करनी थी, बैठ करके चर्चा करनी थी कि नौकरी बचे या ना बचे, नौकरी बचे या ना बचे, अधिकार बचे या ना बचे, लेकिन समाज को मजबूत बनना चाहिए। क्योंकि जब समाज मजबूत होता है तो किसी भी संकट का सामना आराम से कर सकता है। अगर समाज फटा हुआ होगा तो संकट और गहरा हो जाएगा, संविधान भी बच जाएगा तो आप नहीं बच पाओगे। और कैसे बचोगे? राष्ट्रपति बना जा सकता संविधान से, राष्ट्रपति बना जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में जाने से पहले शुद्धिकरण भी होता है। इस सरकार में हमने देखा राष्ट्रपति बना जा सकता, मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सकता। हमने इस देश में देखा अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना जा सकता है, लेकिन मंदिर में नहीं जा सकते। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? एक अनपढ़ आदमी अगर गलती करे तो समझ में आता है, लेकिन जो आईएएस रह चुका हो, अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनकर के मंदिर में जा रहा हो और फिर खाली हाथ लौट के आ रहा हो, ये समाज का अपमान नहीं है क्या? क्या किसी बुद्धिजीवी के मस्तिष्क में यह बात आई कि हम अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को कहें तुम्हें कोई अधिकार नहीं है समाज का अपमान करने का? अगर जा रहे हो तो बिना पद की हैसियत के जाते, लेकिन जब एक राष्ट्रपति का अपमान होता है, एक मंत्री का अपमान होता है, एक ब्यूरोक्रेट का अपमान होता है, तो पूरे समाज का अपमान होता है। या तो अपमानित होते रहो या इस जाति व्यवस्था को खत्म करो। मैंने पिछले वर्ष भी ये बात कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि मास्टर का काम है जब तक बात समझ में ना आए बार बार पढ़ानी चाहिए। जाति बड़ी आसानी से खत्म हो सकती है। बाबा साहब ने कहा है जैसे पहाड़ों से छोटे छोटे नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के बड़े नाले बन जाते हैं, और बड़े नाले मिलते हैं तब नदी बनती है। ये गंगा है, गोदावरी है, रावी है, सतलुज है, व्यास है, चिनार है, सैकड़ों नदियां हैं। वो जहां से बनती हैं सैकड़ों मील की दूरी तय करने के बाद समुद्र में चली जाती है। नदी का आखिरी मुकाम समुद्र है। जो ही वो नदी समुद्र में जाती है उसका नाम, उसकी पहचान खत्म हो जाती है और वो समुद्र बन जाती है। बाबा साहब पूछते हैं क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी लेकर के बता सकता है कि इस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा पानी है? इस एक बाल्टी पानी में गंगा कौन सी है, यमुना कहाँ है, गोदावरी का पानी कौन सा, सतलुज का पानी कौन सा? क्या बता सकता है? नहीं बता सकता। बस इतना तो काम करना था। नदी चली कहीं से, अपनी दूरी तय करते करते समुद्र में पहुंच गई और समुद्र ही हो गई। अगर नदी समुद्र के बाहर ठहर जाती तो झील बन जाती। नदी झील नहीं बनी, नदी समुद्र बनी। ये बात बाबा साहब समझा करके गए हैं। हमें भी चलना था, बुद्ध की शरण में जाना था, और बुद्ध की शरण में जाने के बाद हम बौद्ध हो जाते, क्योंकि बुद्ध का धर्म समुद्र है। कोई किसी भी जाति में, किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो, बुद्ध की शरण में जाने के बाद बौद्ध हो जाता है। अगर बुद्धिजीवी इस बात को समझ लेते, आप पहल करते, ये सारे पढ़े लिखे लोग पहल करते और कहते कि हमें जातिहीन समाज बनाना है, हमें जाति को खत्म करना है। हम कुछ तोड़ नहीं रहे, हम किसी का कुछ छीन नहीं रहे, हम अपने ही शरीर के रोग को खत्म कर रहे हैं, हम अपने मनोरोग को खत्म कर रहे हैं। जिस बीमारी के कारण हमारा शोषण होता था उसको खत्म कर रहे हैं। अगर हम सारे पीड़ित लोग, जातियों की मानसिकता से त्रस्त लोग एक साथ बैठ करके बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो जाती, और सामाजिक व्यवस्था मजबूत होती तो उसी में से राजनीतिक व्यवस्था निकलती। समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, राजनीति करना शुरू कर दिया। हमें राजनीतिक व्यवस्था भी बनानी थी।
मान्यवर साहब कांशीराम जी एक आधार बना करके गए। उन्होंने दबे कुचले लोगों को एक नाम दिया, बहुजन समाज। यद्यपि मान्यवर साहब कांशीराम जी जाति तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि तोड़ने का काम तो कोई बहुत भिखू करेगा, लेकिन मेरा काम तो जोड़ने का है। साहब ने बिना तोड़े ही जोड़ने का काम किया, और आप लोग इस बात के गवाह हैं। आपने राजनीतिक व्यवस्था खड़ी की। वो राजनीतिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनी। उस समय मैं तमिलनाडु में था, मैंने देखा कि लड्डू तमिलनाडु में बंट रहे थे। शासन आपका आया, खुशियां तमिलनाडु में थी। लौटते हुए मैं आंध्रा में था तो खुशियां आंध्र प्रदेश में थी। और अड़ोसी पड़ोसी तो कितनी दिन लड्डू बांट रहे होंगे मुझे पता नहीं। ये जब एक व्यवस्था खड़ी होती है तो पूरे देश का मनोबल आगे बढ़ता है। लेकिन मैं बात ये पूछना चाह रहा हूं, हम खूब महापुरुषों की मालाएं डालते हैं, महापुरुषों के चित्र घर में लगाते हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके सिद्धांतों को आचरण में उतारने में तकलीफ क्यों होती है? ठीक है, मान्यवर साहब कांशीराम जी आप दुनिया में नहीं है, तो क्या उनके दिए हुए सिद्धांत नष्ट हो गए? हम ये भी जानते हैं न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, 1667 में गति का 3रा नियम दिया। न्यूटन दुनिया से चला गया। ये सारे हवाई जहाज उसी नियम पर उड़ते हैं। क्या हवाई जहाजों ने उड़ना बंद कर दिया? न्यूटन के गति का 3रा नियम देने के 237 वर्ष के बाद राइट ब्रदर्स ने पहली बार उड़ान भरी थी, और वो उड़ान कुछ 2 मीटर की थी। उसके बाद शोध हुए, संशोधन हुए और प्रगति हुई। आज 1000 लोग एक साथ बैठ करके जहाज में उड़ते हैं और सुरक्षित लौट आते हैं। ये बुद्धिजीवियों का काम था। एक पीढ़ी गुजरती है तो दूसरी पीढ़ी उसको और आगे बढ़ा देती है, दूसरी पीढ़ी जाती तो तीसरी पीढ़ी आती है। हवाई जहाज में संशोधन होते गए, सुरक्षित होती चली गई। आज दुनिया का सबसे सुरक्षित अगर कोई यातायात का साधन है तो वो हवाई जहाज है। हर रोज लगभग 3 लाख जहाजें उड़ती हैं और एक भी दुर्घटना नहीं होती है। और जिसको आप सबसे सुरक्षित मानते हो, पैदल चलना, ये भी सड़क पर हजारों लोग रोज मरते हैं, मोटरसाइकिल वाले हजारों मरते हैं, कार वाले भी खूब मरते हैं। क्यों? क्योंकि सुरक्षित नहीं है। इस राजनीतिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का काम किसको करना चाहिए था? हमें बोलना चाहिए था, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। अगर गुनाहगार हमारे घर में है तो उसे डांट भी लगानी चाहिए थी, क्योंकि जिस व्यवस्था को एक महापुरुष ने निर्माण करके दिया वो लचर पचर नहीं होनी चाहिए थी। अगर आज आपकी सरकार होती तो क्या देश में कोई रामराज की बात करता? रामराज आएगा, आएगा क्यों आएगा? कोई पूछता है कि रामराज क्यों आएगा? उनका दौर था, राज कर किया, हम कोई ऐतराज नहीं करते। जिस राजा का समय था उसने राज किया, कोई ऐतराज नहीं। आज देश में लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जीतने के बाद, सरकार में आने के बाद अगर मंत्री ये कहे, मुख्यमंत्री ये कहे, प्रधानमंत्री ये कहे कि हम रामराज लेके आएंगे, तो खतरा है, समझ जाओ। मेरी बात पे ताली मत बजाओ, मुंह खोलना शुरू करो। भले ही कोई चुनाव में जीत जाए, बहुमत से सरकार बना ले, लेकिन जनमत से बड़ा बहुमत कभी नहीं होता। मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। 2500 वर्ष पुरानी घटना है। कोलिये और शाक्यों के बीच में युद्ध की बात हो गई। नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के तनातनी हो गई।
शाक्य सेनापति ने शाक्य संघ की बैठक बुलाई और युद्ध का प्रस्ताव पास हो गया। सिद्धार्थ गौतम ने मना किया, नहीं माना गया। सिद्धार्थ गौतम अल्पमत में थे, अकेले थे और बहुमत सेनापति के पास था। और बहुमत का विरोध करने का अर्थ था संपत्ति को जब्त करवा लेना, फांसी की सजा हो जाना या देश निकाला हो जाना। सिद्धार्थ जानते थे कि बहुमत का विरोध नहीं किया जा सकता, तो सजा को स्वीकार किया। सिद्धार्थ ने कहा कि भले ही बहुमत से पास हो गया युद्ध करने का फैसला, लेकिन मैं मानवता का हितैषी हूं। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। एक युद्ध खत्म होता है तो दूसरे युद्ध की बुनियाद हो जाती है। कोली भी हमारे भाई हैं, शाक्य भी भाई भाई हैं। पानी का बंटवारा तो किया जा सकता है। सूत्र दे दिया, पूर्णिमा से अमावस्या तक का पानी एक पक्ष ले ले और अमावस्या से पूर्णिमा तक का पानी दूसरा पक्ष ले ले। लेकिन जब आदमी जिद पर होता है तो बुद्धिजीवियों की बात समझ में नहीं आती है। सेनापति को समझ में नहीं आ सकता था क्योंकि वो तो पराक्रम दिखाना चाहता था। और सिद्धार्थ ने कहा तो फिर मैं गुनाहगार हूं, सदा के लिए तैयार हूं। देश निकाला स्वीकार किया, तो देश निकाला स्वीकार किया तो गृह त्याग करना था। उन्हें कहा मैं पवजित हो जाता। और जब वहां से वो निकले, हजारों लोग सिद्धार्थ के पीछे पीछे हो लिए। काफी दूर चलने के बाद सिद्धार्थ ने कहा कि अब तुम लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल है। वो देश निकाला मेरा है, आप वापस लौट जाओ। लेकिन लोग लौट नहीं रहे थे क्योंकि सिद्धार्थ को खोना नहीं चाहते थे। इस बात को ध्यान से सुनना। सिद्धार्थ ने कहा आप जानते हो कि मैं हार गया हूं, मैं शाक्य संघ को समझा नहीं पाया, मेरे मत की हार हो गई। उस हार के परिणाम स्वरूप मुझे देश निकाला स्वीकार करना पड़ा है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो से बनता है। अगर राजनीतिक विरासत को बचाना है तो जनमत तैयार करो, लेकिन जनमत की बुनियाद में अगर जाति खड़ी हो गई तो फिर लोकतंत्र नहीं बनेगा। फिर वास्तव में वही राज आएगा जिसका नाम ले रहे हैं। कोई नहीं बताता कि उसके राज में मानवता का कौन सा काम था, कोई नहीं बताता कि विकास का काम था, कोई नहीं बताता कि न्याय कहां था। न्याय नहीं था, संदेह पर फैसले हो रहे थे। विकास का काम नहीं था, कल्याणकारी सरकार का काम नहीं था। राजतंत्र इस देश को नहीं चाहिए। हमें लोकतंत्र पैदा किया है। हम लोकतंत्र की हिमायती बन के बात करेंगे तो सारे देश को समझ में आएगा रामराज नहीं, जनता का राज चाहिए। राम तो किसी पिता के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में तो सबकी संतानें देश पर शासन करने का हक पाती हैं। एक शब्द को भावनात्मक रूप देकर के किस प्रकार से लोगों को सम्मोहित किया जाता है, इसके लिए बुद्धिजीवियों को बोलना चाहिए था। लेकिन हम राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बना पाए। अगर हमारी राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होती तो भले ही सरकार किसी की होती। अगर हमारी राजनीतिक बुनियाद मजबूत होती तो सरकार भले किसी की होती, क्योंकि जनमत सरकार का मोहताज नहीं होता। बहुमत से सरकार बनती है और जनमत निर्णय को प्रभावित करता है। और आपने देखा कि किसान 11 महीने बैठे, जब जनमत तैयार हुआ तो बिल वापस हो गया। और आप सोचते हो कि बस एक संगोष्ठी करके, एक वक्ता का भाषण सुन करके हमारा काम पूरा हो जाएगा? हमारा काम तो ऐसा है जैसे रेगिस्तान में कोई बिना जमीन जोते ही बीज डाल के आ जाए। मैं भी जानता हूं बीज डाल रहा हूं, पर सींचना तो किसी कारोबार करते हैं, उसका एक हिस्सा निकालो,
पूंजीपति धन नहीं देगा राजनीति करने के लिए। आपको अपने संसाधनों में से कटौती करके राजनीतिक व्यवस्था को खड़ा करना होगा। जब राजनीतिक व्यवस्था की मजबूत की बात आएगी तो फिर धन बेहतरीन काम आएगा। बाबा साहब ने कहा है उसी भाषण में जहां व्यवस्था की बात हो रही है कि भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण मिलता है कि धर्म सत्ता का स्रोत है। तो धर्म कौन सी सत्ता का? केवल राजनीतिक सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी सत्ता धर्म से निकलती है। अगर समाज मजबूत बनता है तो बुनियाद में धर्म खड़ा होता है। दूसरी व्यवस्था के लोग धर्म कह सकते हैं, मैं दोनों की व्यवस्था में धर्म की बात कर रहा हूं। दुनिया के सारे कारोबार भी धर्म से चलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक बार आरक्षण का मसला चला। हीरो होंडा ग्रुप के जो चेयरमैन थे मिस्टर प्रेम मुंजाल, उसने मना किया कि हम अपनी गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करेंगे, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं दे सकते। उसके बाद मिस्टर के बजाज ग्रुप का चेयरमैन, उसने कहा कि हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, इसलिए हम गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करेंगे और हम आरक्षण नहीं देंगे। और कईयों के नाम है, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, इतना कहना चाहता हूं। जब हमें पता लग गया कि हीरो होंडा ग्रुप का आदमी